ऋषि मिश्रा साहब, मैं फिर से आपको थोड़ा रोकते हुए वापस अपने नुमाइंदे के पास जा रहा हूं, मुरादाबाद। जरा आप भी, मैं चाहूंगा कि उन्हें सुन सकते हैं तो उन्हें सुने, ताकि मैं आपसे फिर से बातचीत करूं। खुर्रम, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे तो हैं जो हावी हैं, और इन मुद्दों के आसपास लोग जो अपना मिजाज बना रहे हैं वोटिंग को लेकर। आपके पास आता हूं कि क्या वहां पर वाकई वहां अब भी लोगों के जहन में कोरोना का के दौर का वो वाकया है, क्या वो भी एक फैक्टर है वोटिंग के दौरान? खुर्रम। बिल्कुल, मैं मालूम कर लेता हूं। यहां पर तमाम लोग हैं। आप आ जाइए आगे। मुझे ये बताइए, क्या कोरोना का जो दौर देखा, क्या वो फैक्टर है अभी यहाँ पे लोग? बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है कोरोना का, जिससे प्रदेश की जनता बहुत परेशान हुई है और जो अपनी जानें दी हैं लोगों ने। इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है कोरोना से बड़ा फैक्टर। पूरे देश में जो इतना बड़ा लूट हुई है कोरोना के नाम पे प्रदेश में, वो आज जनता देख रही है और जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। क्या सरकार की मदद आई? क्या सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाना था वो दिया गया? क्या गरीबों की मदद की गई? क्या उनका इलाज हुआ? कोई सरकार की मदद नहीं हुई। जनता बिल्कुल अपने पैसे से, अपने पब्लिक की जनता ने, खुद जनता ने जनता की मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक ऐसे वोटर हैं जिन्होंने पहली बार वोट दिया है। आप सामने आ जाइए। आपने पहली बार वोट दिया, पहली बात तो अपनी फीलिंग बताइए, और क्या आपके मन में चल रहा था? नहीं, ऐसा तो मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा था, बट वोट देकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि जो मेरा मत था वो मैंने फर्स्ट टाइम ना यूज़ किया है, जिस वजह से मुझे आगे चल के कोई फैसिलिटी मिले। जो गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट है वो मुझे आगे चल के फैसिलिटी अप्रूव करे मेरी फैमिली को, मुझे, एंड आके जितने भी यहाँ पर हमारे मुरादाबाद के अंदर जो जितने भी यूथ हैं, उन सभी को इसका यूथ अपने वोट का उसकी पावर पता चले कि हमारे। अच्छा, ठीक है। आप क्योंकि नौजवान हैं, आगे आप किसी बिजनेस में जाएंगे, किसी नौकरी में जाएंगे, तो क्या किस चीज़ के लिए आप वोट कर रहे हैं? क्या आप नौकरी चाहते हैं? क्या यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, जैसे कि देखा जाए तो नौकरी इस टाइम तो गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है, तो इस टाइम तो लोग अपना कुछ पर्सनली बिजनेस कर रहे हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम गवर्नमेंट आने वाली है, जो भी आए वो हमें जॉब प्रोवाइड कराए। इस टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, कोई गवर्नमेंट नहीं बचा है। प्राइवेट, जैसे किसी भी हम फील्ड में जाते हैं तो हर जगह सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए, यहाँ पर जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि ये क्योंकि पीतल नगरी है, यहाँ पर रोज़गार है, छोटे इंडस्ट्री है, तो या कारोबार थोड़ा कम पीछे हुआ है, तो क्या करने की ज़रूरत है? जो भी आए वो क्या करे इस शहर के लिए? जी, मैं पार्षद हूँ इसी वार्ड का, वार्ड 62। इन्होंने महंगाई पीतल पे, तांबे पे, लोहे पे, जो पीतल नगरी कहलाती है, जिससे हमारे वहाँ पूरे दुनिया के अंदर मतलब सारी चीज़ें जाती हैं बन के, उसकी महंगाई इतनी बना दी कि बाहर जो है वो हमसे कंपेयर नहीं कर रहा, चाइना से कंपेयर कर रहा है। जो चीज़ हमारी 100 रुपये की है वो बाहर से हमारा कांटेक्ट हो गया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अब उसको लेके फिर इसको वो करा इन्होंने, तो बाहर ये कहता है कि इसको हम नहीं जानते, जो आपसे हमारा मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ के ऑर्डर चाइना को मिल रहे हैं? मतलब यहाँ के ऑर्डर काम है, मतलब काम कहाँ है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, फर्में बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अब जो सरकार आए उससे आप किस तरह की राहत चाहेंगे? क्या चीज़ें चाहेंगे? कि सस्ताई वापस लाए, जो सिलेंडर 1000 रुपये है वो 450 रुपये हो, जो चावल, तेल, ऐसी चीज़ें, किसानों का हशर आपने देख लिया। नहीं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। ये आपका शहर का इलाका है, क्योंकि पीतल के कारखानों में लोग काम करते हैं, ब्रास का काम करते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को राहत कैसे मिल सकती है? जो सरकार आए वो उनके लिए क्या करे? उनके लिए एक तो ये है कि जितना भी ये पीतल है, तांबा है, जिन चीज़ों से होता है मेटल वगैरह, वो सस्ता करें। टैक्स बढ़ गया उसमें? जी हाँ, वो टैक्स भी बढ़ गया है, और कमर तोड़ दिया है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स के सारे इंसेंटिव्स खत्म कर दिए हैं। ड्रॉबैक बिल्कुल खत्म कर दिया है, फोकस होता था वो खत्म कर दिया है। एक्सपोर्ट कैसे करें? जो एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलता था उससे ही काम करते थे एक्सपोर्टर्स, अब वो सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। पहले ड्रॉबैक 12% होता था, अभी 2%। मेरी मुलाकात हुई थी कई लोगों से, कई लोग ये कह रहे थे हमें यहाँ फैक्ट्रियों की जरूरत है। ये क्या है? नहीं, फैक्ट्रियों की नहीं, SEZ में भी काम होता है, लेकिन सारी फैक्ट्रीज बंद है। मेटल्स के इतने कॉस्टली हो गया है, मेटल्स का एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। चाइना से हमारा
वो रहता है उस चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है हाँ, इंडिया के अकॉर्डिंग। यहाँ का जो बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट्स का है। यहाँ मशीनरी डाई कास्टिंग से काम नहीं होता, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउन है, मेटल के कॉस्ट इतनी ऊपर हो गई है कि बिजनेस करना मुहाल है। लेकिन तो इस इलाके में अच्छा एक बात बताइए, इस इलाके में क्या वाकई किस किस के बीच पार्टी के बीच टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ जो उम्मीदवार बदल दिए गए ये क्या है? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। या तो मेन जो टक्कर है वो समाजवादी और बीजेपी की है। क्योंकि जिस तरह से पुराने जो रुकने असेंबली थे वो कांग्रेस के टिकट पर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इतने साल से वो कांग्रेस सापा में रहे, मिनिस्टर भी बने, जिला अध्यक्ष भी रहे, मानवाध्यक्ष भी रहे, इतना उनको सम्मान मिला। अब वो यहाँ उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे कैंडिडेट को मिल गया तो वो पार्टी बदल लेते हैं। तो जनता इस चीज़ को समझती है जी जी, और ये भी देखती है कि कौन सा उम्मीदवार टक्कर दे रहा है। अच्छा पिछले 5 सालों में कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा, क्या गुंडागर्दी कम हुई, क्या लाइट आई? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो बात हुआ नहीं, झूठ कहने से कोई फायदा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, कुछ गरीबों को इंसेंटिव्स भी दिए गवर्नमेंट ने। जो बात अच्छाई होगी वो तो कहा जाएगा। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि लॉ एंड ऑर्डर जो हुआ है वो क्या कम हुआ है। मर्डर, बलात्कार, आप तो मीडिया के हैं, मतलब कितने केस हो गए यहाँ पे आज तक। अपराध मतलब वो होती है, दूसरी काबू में नहीं है अपराध। मुरादाबाद में क्या क्राइम होता है, क्या यहाँ पर क्राइम देखने में आता है? मतलब क्राइम यही है कि मतलब डकैती पड़ गई, लूट हो गई, कत्ल हो गया, और घर में छापे पड़वा दिए रातों को। मतलब सीढ़ी पे चोर है, कौन है, आदमी सो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करवाएं था। गोरखपुर के अंदर एक व्यापारी गया था होटल के अंदर, पुलिस वालों ने गोरखपुर के लोग खुद तय कर लेंगे, गोरखपुर के लोग खुद तय कर लेंगे। आप मुरादाबाद की बात कीजिए। मुरादाबाद क्यों? आप किस्मत लिख रहे हैं? कासगंज के अंदर पुलिस में जो उसके साथ करा है पुलिस वालों ने, फांसी पे लटका मिला है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करवाए हो? देखिए विशाल देखिए, जी। कासगंज से लेकर गोरखपुर से लेकर तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। मैं बता दूं, योगी सरकार में खाली शहरों के नाम बदलने के अलावा देखिए आज जो 5 साल होना था वो हो गया, अब आज किस्मत लिखी जा रही है। बिल्कुल शहरों के नाम बदल दिए। देखिए यहाँ का जो खास मुद्दा है वो मैं बता दूं आपको, मेटल है। मेटल जरा सर बेटा, यहाँ मेटल जो है, देखिए हिंदुस्तान में जो मेटल है वो सब निकलता है। तांबा यहाँ से निकलता, जस्ता यहाँ से निकलता है, एल्युमिनियम निकलता, लोहा सब निकलता है, स्टील यहाँ से। लेकिन इन्होंने जो उसको रेट बढ़ाए हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ के ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, और इसका चाइना को फायदा पहुंच रहा है। गवर्नमेंट को ये चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात चाहिए कि उसका मेटल का रेट कम करे। अच्छा, हम लोग क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो मशीन नहीं लगाई, उसे आगे नहीं बढ़ाया। क्या उस तरह का काम हुआ है? जो है ना, यहाँ दस्तकार है, हैंडलूम है, यहाँ दस्तकार है, वो यहाँ मशीनरी पे नहीं चलता, अपने हाथ से बनाकर इंडस्ट्री खड़ा करता है। आर्टिजन जो है वो ही आर्टिजन है, और इस वक्त आर्टिजन बहुत ज्यादा परेशान है। पिछली सरकारों में जो आर्टिजन के साथ सहयोग किया गया वो बहुत अच्छा था। अब इस सरकार में आर्टिजन के साथ कुछ नहीं किया गया। चलिए खुर्रम, मैं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जाता हूं अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास। ऋषि, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुर्रम जो वहां बात कर रहे हैं लोगों से, वो मुरादाबाद में हैं, तो मेटल का कारोबार किस तरह से नीचे जा रहा है लगातार। यही शिकायत रामपुर के लोगों को है कि रामपुर जो एक जमाने में इतना मशहूर हुआ करता था कि ये रामपुर का चाकू है, संभाल कर इस्तेमाल करना वरना खून निकल जाएगा। उधर अलीगढ़ के लोगों की यह शिकायत है कि अलीगढ़ में जो ताले की जो इंडस्ट्री थी वो लगातार नीचे जा रही है। तो क्या ये एक अहम मुद्दा है? क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये मुद्दे आते हैं या कम आते हैं? और क्या इस बार के इलेक्शन में ये तमाम छोटे छोटे अलग अलग मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे जो बेरोजगारी को लेकर है, बेशक अक्सर जगहों पर लोगों ने इस बात को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सेकंड फेज किस मुद्दे पर होगा, और क्या ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा या जो समाजवादी गठबंधन उसके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा?
ऋषि विशाल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको 2019 लेके चलता हूं जी। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो तमाम परिस्थितियां जो डेवलपमेंट के सूचकांक हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी उस समय इम्प्लीमेंट हुआ था, नोटबंदी का 2019 से पहले नोटबंदी का बड़ा स्टेप केंद्र सरकार ने लिया था, उसके बावजूद भी थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली थी। कई ऐसे डेवलपमेंट के फैक्टर थे जिसपे केंद्र सरकार खरी नहीं उतर पा रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी को थम्पिंग मेजोरिटी मिला था। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या हमारे देश की जनता जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोटिंग करती है, ये एक बड़ा डिबेट का इशू है। जहां तक सेकेंड फेज की बात है तो सेकेंड फेज जो है, हालांकि बीजेपी को 53 में से 2017 में लेकिन जरा से मैं रोकना चाहूंगा ऋषि जी, मुझे लगता है आपने जो डेटा बताया वो 2019 का बताया, तो 19 का जो इलेक्शन है तो जनरल इलेक्शन था। अगर आप स्टेट इलेक्शन को देखें जी नहीं, मैं एक फैक्टर बता रहा हूं। हाँ। क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पे, चाहे वो राज्य सरकार का चुनाव हो या केंद्र सरकार का चुनाव हो, क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पे जनता अपनी सरकार को चुनती है या हटाती है? यदि ये फैक्टर होता तो 2019 में बीजेपी को नहीं आनी चाहिए था। कई ऐसे फैक्टर थे, नोटबंदी है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, महंगाई 2019 में। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि 2022 का ये असेंबली इलेक्शन भी इन मुद्दों को चुनावी इस रेस में कहीं जगह नहीं देता है? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, प्रमुखता से क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। केंद्र सरकार, ये बीजेपी सरकार को ही देख लीजिए, योगी सरकार को देख लीजिए, जितने उन्होंने काम किए हैं। क्या जब योगी जी भाषण देते हैं या बीजेपी के प्रमुख नेता जब जनता को संबोधित करते हैं, क्या उन मुद्दों को रखते हैं कि हमने विगत 5 सालों में क्या किया? ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर से भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपने पूर्व में आपने देखा विगत 6 महीने में क्या क्या बयान आया है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है चुनावी डिस्कोर्स से गायब होती हुई दिख रही है। और जहां तक सेकेंड फेज की बात है तो सेकेंड फेज ये जो है मुस्लिम और दलित डोमिनेटेड एरिया है। आपको याद होगा, यही वो एरिया जहां से मायावती जी बिजनौर से 1989 में, यदि मुझे सही है, तो पहली बार सांसद चुन के आई थी। यही वो एरिया है जहां 2019 में एसपी बीएसपी को सबसे अधिक सांसद जीत के आए थे। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि 53 में से जो 38 सीटें बीजेपी 2017 में जीती थी, उसको कैसे मेंटेन कर पाती है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। 37 से 40% तक मुसलमान इस एरिया में हैं, प्लस 17 से 18% दलित हैं, कुछ एरिया में जाट भी हैं। तो एक मुझे लगता है कि मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन होगा वो विनिंग फैक्टर होगा। अब ये देखना लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है वो बीएसपी की तरफ जाएगा? और क्या आपको ये लग रहा है कि जो दलित में से जो खासतौर से जाटव हैं या जो वाल्मीकि है, क्या वो बीएसपी से अलग होंगे या बीएसपी के साथ ही रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ लीडरों का कहना है कि हमने कुछ ऐसे सोशल चंक्स अपने हाथ में लिए हैं, जैसे रिसेंटली देखा गया कि 2-3 वजीर जो है वो उन्होंने रिजाइन किया योगी कैबिनेट से और इनके तरफ आ गए, उसमें सैनी भी है, उसमें दूसरे भी बिरादरी के लोग हैं। तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग का एक नया जो लेप है समाजवादी पार्टी के अपने वोटर बैंक के ऊपर से 2-3, क्या वो काम करेगा उनके फेवर में? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था, आपने बेहतरीन सवाल किया है। देखिए, जाटव, मुझे लगता है जाटव मतदाता मायावती जी के साथ बनी रहेगी, लेकिन गैर जाटव दलित जो है वो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ चले जाए। सवाल ये उठता है कि देखिए, यदि एक बड़ा फैक्टर बीएसपी को माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने कई दर्जन उम्मीदवार मुसलमान उतारे हैं सेकेंड फेज में। लेकिन यदि 2017 में जब मायावती एक्टिव थी तब का आप चुनावी एनालिसिस करेंगे तो 53 में से 40 सीट ऐसे थी बीएसपी की जो तीसरे नंबर पे बीएसपी थी। जब मायावती फुल टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, उसके बावजूद भी इन 53 सीटों में 40 सीटें ऐसे थी जहां बीएसपी तीसरे नंबर पे थी। दूसरा, AIMIM उस समय 12 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसपे 11 में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मुझे, और वर्तमान में जो चुनाव है विशाल भाई, 2 ध्रुवीय हो रहा है। हो सकता है कि बीएसपी के कुछ स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कुछ अच्छा खासा वोट ले आए, लेकिन
जो जब 2 ध्रुवीय चुनाव होता है, आपको बंगाल का चुनाव याद होगा, कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, 45 से 46 विधायक थे, उसके बावजूद भी जब नतीजे आए कांग्रेस के एक भी विधायक जीत नहीं पाए। बाइपोलर चुनाव में होते हैं या तो पक्ष या विपक्ष, विपक्ष तबके के जो वोट होंगे वे विपक्ष के पक्ष में गोलबंद होंगे और पक्ष तबके का वोट पक्ष के पक्ष में गोलबंद होंगे। अब ये देखना होगा कि जहां ट्रेमुलर फाइट है या क्लोज फाइट है, वहां बीएसपी के जो मुस्लिम डोमिनेटेड कैंडिडेट हैं, 15 ऐसे सीटें हैं जहां एसपी और बीएसपी के आमने सामने मुस्लिम कैंडिडेट है। बीएसपी किस प्रकार से एसपी को डैमेज कर पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन वर्तमान में जो मुझे लग रहा है, और आपके रिपोर्टर ने भी मुरादाबाद में कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एसपी और ऋषि जी आपसे इन मुद्दों पे अभी हम बात करते रहेंगे, ये भी बात करेंगे कि बीएसपी ने किस तरह से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार कितने दिए हैं और उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। आपको खबर आगे बताते रहेंगे। इसी बीच